अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का आर्टिकल है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने पिछले लेक्चर के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन की है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और किन रिएक्शंस के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो आज हम देखना चाहते हैं कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो हमें रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है क्लोज सिस्टम, यानी अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं तो हमारा सिस्टम क्लोज होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, लेट सपोज हमारा रिएक्शन है CaCO3, इसकी डीकम्पोजिशन होती है और ये डीकम्पोजिशन से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तब इसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है ये गैसियस स्टेट में, अगर हमारा सिस्टम है, लेट सपोज ये हमारा फ्लास्क है जिसके अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये ऊपर से ओपन है, इसको हमने क्लोज नहीं किया हुआ। अगर हम इसको यहाँ से हीट देना शुरू करते हैं, हीट देने से ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है, तो ये गैसियस स्टेट जो है ये यहाँ से बाहर इस्केप कर जाएगी। तो अब अगर गैसियस स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप आउट कर जाएगी तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आएगा। और हमें पता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होता है, जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। तो अगर प्रोडक्ट ये निकल जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं जिसके साथ रिएक्शन करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो सिस्टम अगर ऊपर से ओपन होगा तो ये यहाँ से इस्केप कर जाएगी, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने इस्टेब्लिश करवाना है तो हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये हमारा सिस्टम ऊपर से जो है ये क्लोज होना चाहिए। यानी अगर यहाँ से हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते भी हैं और ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास बाहर निकलने की जगह नहीं है, तो हीट देने से ही कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्लोज सिस्टम जब इस्टेब्लिश होता है, रिएक्टेंट ना तो बाहर निकलती है, ना कोई प्रोडक्ट बाहर निकलती है, ना कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है, तो इस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करवाने के लिए। अगर हमारा सिस्टम ओपन है और हमारी बनने वाली प्रोडक्ट कोई गैसेस हैं तो वो गैसेस जो है वो स्केप आउट कर जाएंगी, तो हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब ये है कि रिएक्शन चल रहा है लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर है एक दूसरे के। हमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है लेकिन रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर एग्जांपल दी थी कि क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 2 स्टूडेंट्स यहाँ से एंटर होते हैं, दूसरे दरवाजे 2 स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं, 2 स्टूडेंट्स फिर एंटर होते हैं, 2 स्टूडेंट्स फिर बाहर निकल जाते हैं। तो क्लास के अंदर खड़े होने वाले बंदे को तो क्लास की क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट फील होगी कि वो 50 की 50 ही है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो एंटर भी हो रहे हैं स्टूडेंट्स और बाहर भी निकल रहे हैं, क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई है, लेकिन काम चल रहा है, एंटर होने वाला भी और बाहर निकलने वाला भी। तो इस तरह हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। जब वो चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं जो चीज़ है काम हो तो रहा है लेकिन लग रहा है कि ऐसे जैसे फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो डायनामिक इन नेचर है, चल रहा है लेकिन चलते चलते इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है। तीसरी चीज़ है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तमाम मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, लाइक कलर, डेंसिटी, इस तरह की चीज़ें। अब जैसे मैं एक रिएक्शन आपको बताता हूँ कि हमने एक रिएक्शन देखा हुआ है जी H2 + I2 और इनके हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन करने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है HI। अच्छा, अब नॉर्मली आयोडीन का जो कलर है ना ये होता है पर्पल। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमें पता है रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में, यानी आयोडीन हमारे पास पड़ी है, उसका कलर हम किसी ऐसे सिस्टम के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं जिसके अंदर वो इनविजिबल है, यानी उसके अंदर हमें नजर आ रहा है, तो आयोडीन का कलर हमें पर्पल नजर आएगा। अब हाइड्रोजन जो है ये भी कलरलेस है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी कलरलेस है। तो हम नॉर्मली अगर देखें तो हमें आयोडीन का कलर पहले पर्पल नजर आ रहा होगा, लेकिन जब वो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा तो पर्पल कलर फेड होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जा रहा है, आयोडीन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। आयोडीन की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है लेकिन कंसंट्रेशन के कम होने से उसका कलर भी फेड होता जा रहा है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो उस वक्त कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। तो उस वक्त जो कलर नजर आ रहा है वो हमें वही कलर रहेगा, इक्विलिब्रियम पे आके कोई कलर की चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि जितनी ये अमाउंट इक्विलिब्रियम पे आके जितनी इसकी अमाउंट फिक्स हो गई है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी।
अच्छा, उसके बाद जैसे ये रिएक्शन हो रहा है, ये बात तो हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है जी प्रेशर की। अब किसी रिएक्शन के अंदर किसी भी हमारा सिस्टम है उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, पहले हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन के भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, आयोडीन के भी कुछ ना कुछ वेपर्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो उस वक्त अगर देखेंगे तो उनका प्रेशर किसी और तरह से होगा, क्योंकि अमाउंट चेंज हो रही है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, तो उस वक्त प्रेशर कुछ और होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद हम ये कहते हैं कि अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो गई है। अब अमाउंट कांस्टेंट होने के बाद जो चीज़ जितनी है वो उतनी ही रहेगी, जितना उसका प्रेशर लग रहा है वो उतना ही रहेगा, वो प्रेशर चेंज नहीं होगा। और तीसरी चीज़ आती है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर बात करें तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ये एक बर्तन है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। मैं यहाँ पे जो है ना रेड कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ हाइड्रोजन। अब नॉर्मली याद रखना है कि ये जो गैसेज होती हैं ये सारी की सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, यानी जिस कंटेनर के अंदर हमने गैसेस को रखा है वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक स्प्रे करता हूँ, तो स्प्रे करने से होमोजेनाइज फॉर्म में ये पूरे कमरे के अंदर, पूरी क्लास के अंदर जो है ना ये फैल जाएगी और हर जगह पे पूरे कमरे के अंदर एक जैसी जो है ये डिफ्यूज कर जाएगी। अब होता ये है कि जिस कंटेनर के अंदर गैसेस को रखा होता है उसका जितना वॉल्यूम होता है गैसेस का भी वही वॉल्यूम होता है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रखी हुई है। उसके बाद ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं जी आयोडीन को, तो ये आयोडीन ग्रीन से रिप्रेजेंट हो गई। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को। अच्छा, अब जितनी भी चीज़ है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, मैं किसी का भी वॉल्यूम पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब अली आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, तो आप कहेंगे जी 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जितना वॉल्यूम है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई किया। आयोडीन के वेपर्स का वॉल्यूम कितना है? अब आयोडीन याद रखना है कि आयोडीन वेपर्स की फॉर्म में होता है। वैसे तो जो गैसेस होती हैं हम उनको गैसेस कहते हैं, लेकिन हमने खुद जिन लिक्विड्स को टेम्परेचर दे के गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करवाया होता है, गैसियस स्टेट में चेंज करवाया होता है, उस को हम लोग जो है वो उस गैस को हम स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं वेपर्स की। तो आयोडीन वेपर्स की फॉर्म में होता है, नॉर्मली ये सॉलिड है, इसको हम खुद जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करवाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड का वॉल्यूम कितना है, तो वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जितना भी वॉल्यूम है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है और होमोजेनाइज फॉर्म में, जितनी एक जगह दूसरी जगह भी उतनी, तीसरी जगह भी उतनी। तो जिस मर्जी एरिया का डेंसिटी, हमें पता है कि डेंसिटी होता है जी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिस मर्जी वॉल्यूम जहां से मर्जी ले लें उसका मैस अगर आप काउंट करेंगे तो वो सेम रहेगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेम रहती हैं, ये चेंज नहीं होती जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तीसरी चीज़ है जी ईदर वे, यानी आपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाना है तो आप किसी भी साइड से करवा सकते हैं। रिएक्टेंट को लेकर रिएक्शन शुरू करवा लें, प्रोडक्ट को लेकर रिएक्शन शुरू करवा लें, सेम। यानी लेट्स सपोज एक रिएक्शन हमारा हो रहा है, एमोनिया बन रहा है N2 + 3H2, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं एमोनिया NH3। अब देखें, अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर रिएक्शन करवाते हैं, एमोनिया बना रहे हैं, तो बन जाएगा और उसके बाद एमोनिया ब्रेक होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा, एक टाइम आएगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा इसके अंदर। ओके, हो गई बात। लेकिन आप इस तरह करते हैं कि आप स्टार्ट यहाँ से करवाते हैं, आप एमोनिया लेते हैं और एमोनिया डीकम्पोज होता है नाइट्रोजन के अंदर प्लस 3H2 बनता है, तो ये उस वक्त भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी आप रिएक्टेंट को लेके रिएक्शन करवा रहे हैं या प्रोडक्ट को लेके करवा रहे हैं, जिस मर्जी को लेके करवा रहे हैं, जिस मर्जी साइड से रिएक्शन शुरू करवा रहे हैं, उसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी किसी भी साइड से रिएक्शन को शुरू करवाएं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगली बात है जी इनिशियल कंसंट्रेशन के हवाले से। यानी अब नॉर्मली याद रखना है कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, ये टेम्परेचर पे बेस कर रहा होता है। टेम्परेचर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ये हम डिस्टर्बेंस वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। अब लेट्स सपोज ये मैं बात करता हूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट में नाइट्रोजन के 10 मोल लिए और हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ जी 30 मोल ले लिए, और स्टार्ट में तो ये 0 मोल होगा, लेकिन आहिस्ता 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 चलता जाएगा। जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो मैं कहता हूँ जी 5 मोल मेरे पास नाइट्रोजन है और 15 मोल मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन है, और मैं कह लेता हूँ जी लेट्स सपोज 10 मोल मेरे पास एमोनिया। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ उस वक्त क्वांटिटीज़ ये थी।
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यानी अगर मैं नाइट्रोजन और अमोनिया की कंसंट्रेशन देखूंगा तो वो बनता है जी, उसकी रेशियो बनती है 5:10। यानी हम यहाँ पे बात करें नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव कंसंट्रेशन का मुराद है कि इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के साथ क्या कंसंट्रेशन। लेट सपोज 5 मोल है और 10 मोल है, इसकी कटिंग करो तो 1:2। मैं कहता हूँ जी जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन और अमोनिया के दरमियान जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है उसकी वो 1:2 है। अगर हाइड्रोजन के साथ देखें तो हाइड्रोजन की 15 है और यहाँ पे इसके 10 है, तो अगर इसको करेंगे तो 3:2 ये इसके साथ, यानी हाइड्रोजन की अमोनिया के साथ कंसंट्रेशन बन गई, रिलेटिव कंसंट्रेशन। अच्छा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने रिएक्शन शुरू करवाते वक्त 10 मोल इसका लिया था, 30 मोल इसका लिया था। मैं रिएक्शन 25 पे करवा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 10 की बजाय 100 ले लेता हूँ और उसकी 30 की बजाय 300 ले लेता हूँ। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उस वक्त रेशो जो है ना, वो रेशो की कंसंट्रेशन वो यही रहेगी, रिलेटिव कंसंट्रेशन 1:2 ही रहेगी नाइट्रोजन और अमोनिया की, और 3:2 जो है वो हाइड्रोजन और अमोनिया की रहेगी जब मर्जी। लेकिन याद रखना है कि ये बात मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दी है कि फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। जब किसी खास टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप थोड़ी लेते हैं, आप ज्यादा लेते हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं करता, कोई मैटर ही नहीं करता। थोड़ी लेंगे उस वक्त भी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रिमेन सेम, यानी वो चेंज नहीं होता, वो पॉइंट सेम वहीं पे रहता है। स्टार्ट में आप हजार मोल ले लें, आप 10,000 मोल ले लें, आप 1,00,000 मोल ले लें, जितना आपका दिल करता है आप ले लें। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा इस टेम्परेचर के ऊपर इस रिएक्शन के अंदर, तो उसके दरमियान रेशो 1:2 आपको नाइट्रोजन और अमोनिया के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान 3:2 ही मिलेगी। एग्जाम्पलीफाई किया मैंने सपोज करके। तो ये बात याद रखनी कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट सेम रहता है। तीसरी बात आती है हमारे पास रोल ऑफ कैटलिस्ट। अब रोल ऑफ कैटलिस्ट में हमने क्या बात करनी है कि कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन की स्पीड को इनहैंस करता है, हमें ये बात पता है। अब लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। अब अगली बात ये है कि वो जो कैटलिस्ट है वो हमारे किस रिएक्शन की स्पीड को इनहैंस करेगा, फॉरवर्ड को या रिवर्स को। तो हम ये कहते हैं कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास दो सोसाइटीज़ हैं, एक ये सोसाइटी यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, एक ये सोसाइटी यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। अच्छा दरमियान में ना इनके हम ये कह लेते हैं कि दरमियान में एक पहाड़ है। अगर इन लोगों ने उधर जाना है तो ये पहाड़ को जो है वो पार करके यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे आना है, ये भी पहाड़ को यहाँ से यहाँ की तरफ क्रॉस करके आते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा इसमें एक बंदा यहाँ पे कोई समझदार सा होता है, वो कहता है जी क्या करते हैं कि हम पहाड़ को खोद लेते हैं, यानी यहाँ से एक रास्ता निकालते हैं यहाँ से यहाँ की तरफ। अब यहाँ से यहाँ की तरफ एक रास्ता निकाला, इससे ये वाले लोग भी इस रास्ते को इस्तेमाल करके यहाँ से यहाँ की तरफ जा सकते हैं, इधर वाले लोग भी यहाँ से यहाँ की तरफ आ सकते हैं। वो कहते हैं जो इतना लंबा रास्ता तय करके जाने की छोटा रास्ता यहाँ से यहाँ की तरफ जाए, यहाँ से यहाँ की तरफ, यानी जो काम आप पहले जो है वो 2 घंटे में हो रहा था वो काम आपका 15 से 20 मिनट में होना शुरू हो गया। अब ये जो रास्ता बना है, ये रास्ते का फायदा क्या सिर्फ एक आबादी को हो रहा है? नहीं, ऑब्वियस ही बात है, ये आबादी भी यहाँ से यहाँ की तरफ लोग जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ भी लोग जा सकते हैं। तो ये जो सेम इसी तरह ये जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट सबसे पहली बात है कि रिएक्शन होने के पाथ को एक, यानी रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड कर देता है। कहते हैं जी रिएक्शन पहले जिस स्पीड से हो रहा है उस स्पीड को थोड़ा सा जो है ना हम बढ़ा देते हैं, या स्पीड को नहीं बढ़ाते, एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देते हैं जिससे रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो जस्ट लाइक दिस कि ये एक नया पाथ बना है, इस एक पाथ से दोनों को फायदा हो रहा है। तो सेम इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी इनहेंस करता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन भी जल्दी होता है। तो ये जो रोल ऑफ कैटलिस्ट है ये याद रखना है कि इसने रिएक्शन की स्पीड को इनहेंस कर रहा है दोनों रिएक्शंस की, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रिवर्स रिएक्शन को भी। अब लेट सपोज अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये टाइम है सेम उसी तरह, और ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा जी यहाँ पे विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यानी इतना टाइम लगा यहाँ पे, इस टाइम पे आके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। हम यही काम अगर करवाते हैं, स्टार्ट यहीं से करवाते हैं लेकिन कैटलिस्ट के साथ, तो कैटलिस्ट के साथ जब रिएक्शन होगा तो होता ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हुए, ये पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। यानी अब हमें टाइम लगा इतना, पहले टाइम इतना लग रहा था, अब टाइम यानी इक्विलिब्रियम का पॉइंट पीछे आ गया। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट ने एक नया वे प्रोवाइड कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हुए 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन इस रास्ते के जरिए 20 मिनट में काम होता जा रहा है। तो कैटलिस्ट एक नया रास्ता प्रोवाइड कर देते कि सेम उतने ही कंसंट्रेशन का रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम उसके अंदर पहले आ जाता है। तो ये रोल ऑफ कैटलिस्ट होता है कि कैटलिस्ट जो है वो दोनों रिएक्शंस की स्पीड को इनहेंस कर देता है, इस वजह से रिएक्शन जो है ना वो स्पीड अप हो जाता है। तीसरी चीज, आखिरी चीज हमारे पास यहाँ पे डिस्टर्बेंस। लेट्स सपोज के हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। 3 चीजें हैं, कंसंट्रेशन,
टेम्परेचर और प्रेशर। अगर इन 3 चीज़ों को हम थोड़ा सा हिलाते हैं, कंसंट्रेशन लेट सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी थी या इक्विलिब्रियम के दौरान, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया सिस्टम के अंदर, उस वक्त जो कंसंट्रेशन है, आपने सिस्टम क्लोज था, आपने थोड़ा सा खोला, कुछ कंसंट्रेशन बाहर निकल गई। अब कुछ कंसंट्रेशन बाहर निकली है, कुछ उसके अंदर लेट सपोज ये रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट भी था, कैल्शियम ऑक्साइड भी था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। या अगर इस तरह का रिएक्शन हो गया तो उसके अंदर मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी है, तीनों गैसीय स्टेट में, कुछ भी बाहर निकल गया। लेकिन अब जो बाहर निकल गया तो कंसंट्रेशन पहले से चेंज हो गई है, पहले से कम हो गई है। तो कंसंट्रेशन जब पहले से कम होगी तो अब इक्विलिब्रियम पहले वाली पोजीशन पे नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब अगर आप उसको चेंज नहीं करते, जितना आपने कंसंट्रेशन बाहर निकल गई वो रहने दी, अब जितनी कंसंट्रेशन अंदर है, इक्विलिब्रियम उस अंदर वाली कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, T1 से T2 पे बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज हो जाएगा और कम करने से भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन के चेंज करने से भी इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, डिस्टर्ब हो गया, टेम्परेचर के चेंज करने से भी। और प्रेशर है, पहले ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, कोई उसके ऊपर आपने अपना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ, जिस बास्केट के अंदर या जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है। फिर आप क्या करते हैं कि ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम करता है तो उसका रिएक्शन करने का रेट बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम कम होने से या प्रेशर के जब बढ़ जाता है, प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन के रेट पे फर्क आएगा, तो उस वक्त भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपने जो कंडीशंस चेंज की हैं, आप उन कंडीशंस को उन्हीं जगह पे रहने देते हैं जो आपने चेंज कर दी हैं, तो उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट वहीं पे आना चाहिए जहां पे पहले था, तो उसकी कंडीशंस आपको सेम उसी तरह पहले जैसी करनी पड़ेंगी। अगर आप टेम्परेचर को 25 से 28 पे ले गए थे या 30 पे ले गए थे, तो आप दोबारा 25 पे लें। कंसंट्रेशन जितनी बाहर निकली थी वो कंसंट्रेशन दोबारा उसके अंदर उतनी एंटर कर दें, तो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट सेम वही आ जाएगा जो पहले था डिस्टर्बेंस से पहले। तो ये सारा का सारा एक मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किस तरह होता है और इस्टेब्लिश होने के बाद उसके अंदर कौन कौन सी सूरत हाल में नज़र आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी। अगर आपका इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर पूछेगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।